हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके बारे में। आरंभिक मानव की खोज हमारे चैप्टर का टाइटल है। हमारी बुक का नाम है हमारे अतीत। इस चैप्टर की ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो आरंभिक मानव है वो किस तरह से जंगलों में घूमता रहता था, एक जगह से दूसरे जगह पर यात्राएं करता रहता था। अपने भोजन की तलाश में वो जंगली जानवर जो है उनको शिकार करता था। उनके शिकार करने की वजह से उसको क्या बोला गया है, आखेटक, खाद्य संग्राहक। और जो है उसने जो है जंगली जानवरों को मारने के लिए पौधों से अपने भोजन का जो है भोजन प्राप्त करने के लिए उसने किन चीज़ों का प्रयोग किया, औजारों का उसने निर्माण किया। वे औजार उसने या तो लकड़ी से बनाए या पत्थर से बनाए या जंगली जानवरों की हड्डियों से बनाए। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि जो पाषाण औजार थे उनका निर्माण, पाषाण औजार मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जो पत्थर के औजार हैं उनका निर्माण वो किस तरह से करता था। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीक़ों से बनाया जाता था। देखिए, दो तरीके हैं इसके बनाने के, जो अपने औजार बनाते थे। पहला तो ये था कि वो पत्थर से पत्थर को टकराना, मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकरा कर जो है वो अपनी उसको जो है शेप देता था, जो शेप वो चाहता था। तो इस तरह से जो है वो अपने हथियार बनाता था। यानी जिस पत्थर को कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक हाथ में वो पत्थर लेगा जिसका उसको जो है औजार बनाना है, और दूसरे पत्थर जो है उसका प्रयोग करेगा वो हथौड़ी के रूप में। हथौड़ी आप लोगों ने देखी होगी, हथौड़े से हम लोग कुछ भी जो है ठोकने पीटने का काम करते हैं, जो कुम्हार हैं या फिर इस तरह से। तो एक पत्थर का प्रयोग करता था वो हथौड़ी की तरह, उसके ऊपर जो है वो उसको ठोकता था, उसके ऊपर जो है चोट लगाता था, उसके ऊपर मारता था एक पत्थर से दूसरे पत्थर को। जिस तरह से क्या होता था वो शेप ले लेता था, जिस भी तरह की उसको शेप चाहिए थी। इस तरह जो है घात करने वाले, घात करने का मतलब होता है उसके ऊपर चोट पहुंचाना, उसको मारना। पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। अब वो एक पत्थर से दूसरे ऊपर के पत्थर के ऊपर मार रहा है तो वो शल्क निकाल रहा है। शल्क मतलब भाई उसके ऊपर वो मार के वो ऐसी जो है उसके ऊपर चोट मार मार के उसकी शेप दे रहा है। और जब तक कि उसको वांछित मतलब जो वो चाहता है, ऐसी शेप जब तक उसको नहीं मिल जाती तब तक वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर प्रहार करता रहता था। अब जो दूसरा तरीका है वो जो है दबाव शल्क तकनीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये दूसरे तरीके की है। इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ इस एक पत्थर है, इसके करोड़ में मतलब इसके बीच में ये रख के और दूसरे जो पत्थर है उसके ऊपर जो है ये मार के इसके ऊपर चोट मार के इसको हथियार बना रहे हैं। इसमें करोड़ को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है और इस पर पत्थर रखकर हथौड़ी से शल्क निकाले जाते हैं जब तक कि उसका वांछित उपकरण न बन जाए। तो ये देखिए, ये इसको रख के इसके ऊपर जो है एक पत्थर को रखा इसने, दूसरे से ये इसके ऊपर जो है चोट मार मार के इसको हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है मानव था अपने औजार जो पत्थर से बनाता था। अब हम देखेंगे कि उस समय में जो मनुष्य था उसने आग की जो है खोज कर ली थी। अब हमें कैसे पता लगा कि वो जो मानव था उसने आग जलाना सीख लिया था। देखिए, सबसे पहले जब मानव ने आग जलाना सीखा था तो वो कैसे जलाता था आग। माचिस तो उसके पास होती नहीं थी, लाइटर तो होता नहीं था। वो एक पत्थर से, आप अगर कभी आपने नोटिस किया हो, अगर आप एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर जो है टकरा के ऐसे मारते हैं तो क्या होता है, चिंगारी सी उठती है। तो इस तरह से उसने जो है पत्थरों से आग जलाना सीखा था। तो हमें जो साक्ष्य मिले हैं आग के वो कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं हमें कुरनुल से, कुरनुल गुफा। वहाँ पर हमें राख के अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष, देखिए राख कब बनती है, कोई चीज़ राख तब बनती है जब वो जलाई जाए। जलने के बाद जो है, चाहे वो लकड़ी है चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कुछ भी अगर हम कुछ भी जलाएंगे तो जलने के बाद वो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो जो राख के अवशेष मिले वो हमें मिले कुरनुल में। और कुरनुल कहाँ है, देखिए ये हमारा आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में ये जो रेड स्पॉट, रेड मार्क आप देख रहे हो, इस जगह पर है कुरनुल, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से हमें अवशेष मिले राख के।
तो जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, तब उनको ये जानकारी हुई कि भाई जो मानव था उसने आग भी जलाना सीख लिया था। देखिए, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप जो भी पढ़ते हो हिस्ट्री में, आप प्लीज़ मैप को साथ रखा करो, मैप से पढ़ा करो, क्योंकि मैप से आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो वो बहुत जल्दी याद करोगे और लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो ईज़िली। तो ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है मैप में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में जो है मैप दे के पूछ लिया जाएगा कि भाई कुर्नूल को जो है उसको उस स्पॉट को दिखाओ, वो कहाँ पर है। तो ये आंध्र प्रदेश में ये इस जगह पर है। अब इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग मानव है उसने आग जलाना सीख लिया था। अब आग का इस्तेमाल वो किस लिए करता था? या तो प्रकाश के लिए, भाई रात हो जाती थी तो उसको अगर रोशनी चाहिए तो उसके लिए वो आग जलाएगा, या फिर उसने जो भी जंगली जानवरों को मारा है उनका जो मांस है उसको खाने के लिए अब उसको पकाना भी पड़ेगा, तो पकाने के लिए उसको आग जलानी पड़ेगी, या फिर रात को जो खतरनाक जानवर है उनको जो है दूर भगाने के लिए वो अपनी जो है अपनी जो झोपड़ी होती थी जहाँ पर वो रहता था उसके आसपास वो आग जला देता था, ताकि रात को जो है कोई भी जंगली जानवर जो हिंसात्मक जानवर है वो हमला ना कर सके। तो इस तरह से जो मानव था वो आग का प्रयोग करता था। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की। अब 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जो जलवायु थी उसमें बदलाव आया। पहले जो है ठंडा मौसम था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गर्मी शुरू हो गई, गर्म मौसम शुरू हो गया। तो 12,000 साल पहले एकदम जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब गर्मी बढ़ेगी, जलवायु बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आएगा। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब देखिए, जो एरिया जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती थी, ठंड के मारे वहाँ पर कोई भी वनस्पति घास है या पेड़ पौधे नहीं उग पाते थे, अब जो है मौसम चेंज हुआ, गर्मी हुई, बर्फ़ पिघलने लगी, तो जो बहुत सारी जगह थी वहाँ पर क्या होने लगा, वहाँ पर घास के मैदान उगने लगे, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगे, वनस्पति उगने लगी। अब जब क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे, वनस्पति होगी, तो उसमें क्या होंगे, उसमें जानवर भी आएंगे। देखिए, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब जो है घास उगने लगी, मैदानी क्षेत्र बनने लगे, तो इस तरह के जो जानवर हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए अच्छी घास मिल रही है, तो वो जो है अपने जो है अच्छे ज़्यादा समय तक जीने लगे। लेकिन जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अब भाई क्या हुआ, ऐसे घास के मैदान बने, वहाँ खूब जो है जानवर मिलने लगे, तो जो मानव था जिसको ये अपने एक भोजन के रूप में देखता था इन जानवरों को, वो भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ गया और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब जो मानव था वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि ये जो जानवर हैं ये किस तरीके से जो है क्या खाते हैं, कितने समय तक एक जगह पर रहते हैं, या फिर प्रजनन, मतलब भाई जैसे गाय है, गाय का बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो भी फिर बड़ा होगा, उसके लिए गाय से हमें दूध मिलता है। तो वो इस तरह से जो है वो जानकारी हासिल करने लगे कि भाई जो ये जानवर है इनकी प्रवृत्ति कैसी है। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बाद सोचने लगे हों। अब जो है ये सारी जानकारियाँ वो किस लिए प्राप्त कर रहे हैं कि जैसे भाई चाहे गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, इनसे हमें क्या मिलेगा, खाने के लिए हमारे लिए एक स्रोत है, हमें दूध मिलता है। तो वो शायद ये सोचने लगा होगा उस समय तक कि भाई क्यों ना मैं इनको जो है इनके पीछे पीछे इधर उधर भागता रहता हूँ, क्यों ना इनको पकड़ के ही अपने पास रख लूँ, जिससे जो है मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही जगह पर मुझे अपने जो है खाने की व्यवस्था मेरी हो जाए। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। देखिए, पहले वो जो है इस तरह के अनाज वो मानव नहीं खाता था। बहुत सालों, लाखों साल पहले वो क्या करता था, सिर्फ या तो जंगलों से जो है फल फूल इकट्ठे किए या फिर जंगली जानवर है उनको मार के खा लिया। लेकिन 12,000 साल पहले जब जो है हमारी जो जलवायु बदली, जो है घास के मैदान बनने शुरू हुए, तो उसके साथ साथ ही जो हमारे गेहूं है, जो है धान जैसे अनाज है वो भी उगने शुरू हो गए।
अब क्या होगा, गेहूँ जो धान इस तरह की अगर फसलें कोई उगाएगा तो वो ज़्यादा समय तक उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, फिर फसल पकेगी, फिर उससे जो है अनाज जो है उसको प्राप्त होगा। तो वो क्या करने लगा, धीरे धीरे उसके जो है नेचर में भी जो है बदलाव आया और वो घुमक्कड़ की बजाय जो है एक जगह पर टिक कर रहने लगा। शायद महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने इन अनाजों को जो है उगाना शुरू कर दिया था। साथ ही वे सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद जो है पैदा करना सीख लिया होगा। देखिए, पहले तो उनको प्रकृति में ऐसे ही मिलने लगे कहीं कहीं अनाज उगे हुए। उन्होंने देखा कि इस तरह से यहाँ पर अनाज उग रहे हैं, मैं इसको खा सकता हूँ, ये मेरे भोजन के रूप में काम आ सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको जो है ऑब्ज़र्व करना शुरू करना किया, देखना शुरू किया कि भाई किस तरह से ये फसलें उगती हैं, कितने समय में पकती हैं। तो फिर क्या किया, उस मानव ने उन फसलों को उगाना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं शैल चित्रकला, मतलब जो पत्थरों के ऊपर जो चित्रकला, जो भी तस्वीरें, जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस तरह से हमें मिले। इनसे हमें क्या पता चलता है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखिए, पहले इस तरह के, जैसे आज हम घरों में रहते हैं, इस तरह के घर तो होते नहीं थे। तो लोग ज़्यादातर पत्थरों पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, ताकि जो है जो अंदर जो जानवर भी हैं वो उनसे भी रक्षा हो सके, वो अंदर ना आ सके। अब गुफाओं में रहते हैं तो बाहर जो मौसम है उससे भी उसको रक्षा करनी है, सर्दी है, गर्मी है। तो इस तरह से जब वो जिन जहाँ पर जिन गुफाओं में वो रहते थे वहाँ कुछ दीवारों पर चित्र भी हमें देखने को मिले। शैल, मतलब शैल का मतलब भी पत्थर ही होता है। अब पत्थरों के ऊपर उन्होंने जो भी चित्र बनाए उनको बोला गया है शैल चित्रकला। अब इनमें से हमें कुछ उदाहरण देखने को मिले, वो हमें मिले मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, अब जो ये चित्र बनाए दीवारों के ऊपर, ये किससे संबंधित थे, ये ज़्यादातर जंगली जानवरों के चित्र थे। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो ऐसे इस तरह का शैल चित्रकला की एक इमेज दिखाई गई है। देखिए, ये जैसे एक हिरन जैसा कोई जानवर है, ये भागने की कोशिश कर रहा है, इधर से ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या तो ये कोई जानवर ही होगा या फिर कोई इंसान है। तो इस तरह के चित्र जो है उन गुफाओं में, उनकी दीवारों पर हमें देखने को मिले हैं। अब हम देखेंगे कि कौन क्या करता था। देखिए, अब बदलाव आ रहे हैं। उन लोगों ने जो है भोजन की जो है तलाश में एक जगह पर टिक कर रहने लगे हैं। पशुओं को, जानवरों को पालना शुरू कर दिया है, अनाज उगाना शुरू कर दिया है। तो ये सारे काम अब करेगा कौन? या तो वो महिलाएं करेंगे उस समय की, या पुरुष करेंगे, या बच्चे करेंगे। तो वही अब हम देखते हैं कि कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार, कंदमूल का संग्रह किया करते थे। पत्थरों के औजारों और गुफाओं में वो चित्र बनाते थे। क्या हमें ऐसे कोई साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या महिलाएं चित्रकारी करते थे या पुरुष कंदमूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। देखिए, हमने देखा कि भाई वो इस तरह से घूम घूम कर अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं कहीं वो गुफाओं में चित्र बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि भाई कौन सा काम तो जो है वो पुरुष है वो कर रहे हैं और कौन सा काम महिलाएं कर रही हैं। हमें इसके बारे में कोई साक्ष्य जो है हमें नहीं मिले हैं कि भाई हो सकता है जो औजार बनाने का काम है वो पुरुष करते हों, या फिर महिलाएं करती हों, या फिर दोनों करते हों, या फिर जो शिकार करने का काम है वो पुरुष करते हों। तो इस तरह के हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है अभी तक। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर कई काम एक साथ करते होंगे। यह संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ जो है पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रहेंगी। देखिए, बस अपना जो है सिर्फ हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है घर में अगर खाना, मांस पकाने का काम है या कुछ भी जो है छोटे मोटे काम है वो महिलाएं करती होंगी। अगर जंगलों में बाहर शिकार करने का काम है हो सकता है वो पुरुष करते हों, और वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके उनके हो सकते हैं। तो कोई भी जो है हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम पुरुष करते थे और ये महिलाएं। अब हमें जो है शुतुरमुर्ग भारत में जो है उसके होने के प्रमाण मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं?
भारत में पुरापाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पर, हम पटने पूरा स्थल है, महाराष्ट्र में जो पटने जगह है वहाँ पर हमें जो है देखने को मिले हैं इसके अंडे के अवशेष। हम यहाँ पर देख लेंगे, ये है हमारा महाराष्ट्र, तो यहाँ हमें इसके अंडे के अवशेष मिले हैं। अब हम करेंगे हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए हुसंगी क्या है, हुसंगी एक जगह है, वो जगह है कर्नाटका में। यहाँ पर भी हमें औजारों के अवशेष मिले हैं। देखिए ये हमारा जो ये इधर कर्नाटक है, तो यहाँ पर हमें जो है हुसंगी पे कुछ अवशेष मिले हैं, वो हम देखेंगे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले। देखिए जो हुसंगी है वहाँ से भी जो हमें औजारों के अवशेष मिले। तो हमने क्या आइडिया लगाया कि ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, कि भाई जो हुसंगी है हो सकता है वहाँ लोग रहते भी हों और जो है औजार बनाने का काम भी करते होंगे, इसलिए उनके आवास भी थे और उद्योग स्थल भी था हुसंगी। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश जो औजार थे वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। देखिए कुछ छोटी छोटी जगह भी हमें मिली जहाँ से हमें अवशेष मिले कि भाई ये लोग जो है अपने औजार बनाते थे, तो वो छोटी छोटी जगह हमें मिली झरनों के निकट। देखिए बड़ी बड़ी जगह कहाँ मिलेंगी, या तो बड़ी नदियों के आसपास। अगर छोटे मोटे मान लो कोई छोटा ग्रुप है, वहाँ पर छोटी कोई जगह मिली है, तो वो झरने जो हैं उनके पास मिले हैं। और जो औजार बनाते थे वो चूना पत्थर जो है उससे बनाते थे। क्यों? क्योंकि चूने का पत्थर जो होता है वो सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, और उसको जो है आसानी से ठोक पेट के जो है वो इजीली कोई भी शेप दे सकते थे और अपना औजार बना सकते थे। अब हम कुछ और देखते हैं, वो है कि फ्रांस को ढूंढना है हमने एटलस में, जो वर्ल्ड मैप है हमारा, और वो हमने ढूंढ लिया है आपके लिए। तो ये है हमारा फ्रांस, ये आता है हमारे यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में फ्रांस है। ये जो रेड पॉइंट, रेड स्पॉट आप देख रहे हो, ये है फ्रांस। अब जो फ्रांस हमने ढूंढा, जो देखा, उसके पीछे मकसद क्या है कि यहाँ भी हमें जो है कुछ जो है गुफाओं के अंदर कुछ चित्र मिले हैं। इस तरह की ये इमेज आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। इस तरह जो फ्रांस की गुफाएं हैं वहाँ पर हमें ये चित्र मिले हैं। इनमें भी देखिए जंगली जानवर हैं, उन्हीं के चित्र हैं। और जो ये जो जगह है, इनको ढूंढा किसने, इन गुफाओं के बारे में हमें कैसे पता लगा? इस पुरास्थल की खोज जो है वो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। देखिए बस 100 साल पहले की बात है। कुछ स्कूल के 4 छात्र थे, वो जो है निकले होंगे घूमने के लिए या किसी काम के लिए, तब उनको जो है ये गुफा मिली और उस गुफा में ये इस तरह के चित्र मिले। अब इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए होंगे, और इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। अब ये जो है आइडिया हमारा है कि भाई ये जो चित्र बनाए गए हैं ये 10,000 से 20,000 साल पहले के हैं। और चित्रों में क्या है, वही जंगली जानवर। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, बारहसिंगा, सूअर पर चित्र जो है वो गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। इन रंगों को लोहा, एसक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। देखिए जो चमकीले रंग बनाए वो किस चीज़ से बनाए हैं? लोह एसक, मतलब लोहे का जो चूर्ण है उससे, और चारकोल को मिलाकर इन जो चित्र हैं इन रंगों का जो है उसमें प्रयोग किया गया है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। देखिए जो गुफाओं में हमें चित्र मिले, अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये इन लोगों ने क्यों बनाए। या तो हो सकता है कि इनका कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, उसके अवसर पर ये इस तरह की जो है चित्रकारी करते होंगे। या फिर जैसे अब हम अगर दिवाली को देखें तो दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो परमानेंट नहीं होती। और इनके जो चित्र होते थे गुफाओं में पत्थरों पर ये लोग बनाते थे, वो परमानेंट होते थे, फिक्स होते थे। तो इसी तरह से हो सकता है कि भाई ये अवसरों के मौके पर जो है त्योहारों पर ये इस तरह के चित्र बनाते हों। या फिर ये हो सकता है कि जब इनको किसी शिकार पर निकलना है, तो ये किसी तरह का कोई अनुष्ठान मतलब कोई धार्मिक मान्यता इनकी रही हो
कि भाई अगर हम शिकार के लिए निकल रहे हैं, इस तरह के हम चित्र बनाएंगे तो हम अपने काम में सफल होंगे। ये सिर्फ अनुमान है हमारे, पक्की जो जानकारी हम नहीं कह सकते कि हाँ 100% हम श्योर हो सकते हैं कि भाई ऐसा ही करते थे। तो इस तरह की जो दीवारें हैं, जो फ्रांस में जो गुफाओं के ऊपर हमें इस तरह के चित्र देखने को मिले हैं। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।